तो डाउट है 166 का 42 नंबर। क्या रिएक्शन लिखा है 42 में? रिएक्शन जो है एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक दिया हुआ है और कह रहा रिएक्शन 2 स्टेप में कैरिड आउट हो रहा है। पहला स्टेप है A प्लस बी एक्स, ये स्लो है, और दूसरा जो स्टेप है वो है एक्स से बना ए बी, ये स्टेप फास्ट है। तो फास्ट वाले का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा, और स्लो वाले का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 स्टेप है, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा। यहां से ग्राफ होगा स्टार्ट, एक बना ये a प्लस बी से क्या बना? x बना। अब x से क्या बनेगा? दूसरा वाला फास्ट है, तो दूसरा वाला फास्ट है मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा, और एक्जोथर्मिक है तो ये ग्राफ नीचे से जाएगा, तो x से क्या बन गया? AB। इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ होगा। जब AB से X बनेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट, X से AB बनेगा तो दूसरा ट्रांजिशन स्टेट। एक्जोथर्मिक है इसलिए नीचे जाएगा, इसका हाइट इसलिए नीचे रहेगा क्योंकि ये फास्ट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सेकेंड वाला। पहला में तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, कैंसिल हो गया। थर्ड में हाइट ऊपर से लेके गया है दूसरे वाले का। और नेक्स्ट आउट क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है कि 2 एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे इंडिकेट किया हुआ है। एक एनर्जी डायग्राम ये है और एक एनर्जी डायग्राम ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से जो लिखा हुआ है वो कौन सा सही है? ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। कह रहा है पहला ऑप्शन कि ए से बी इज फास्टर। अच्छा, फास्ट होने के लिए क्या कंडीशन है? फास्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होना चाहिए। तो बताओ ये हाइट ज्यादा है कि ये हाइट ज्यादा है? तो ये हाइट ज्यादा है, तो मतलब ये क्या होगा? स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और इसका ये क्या होगा? फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इसका कम है। कम होने से जल्दी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ए, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ए बी इज फास्टर लिखा है, गलत लिखा है। सेकेंड लिखा है सी डी इज फास्टर देन ए बी, सही है। लेस एक्जोथर्मिक लिखा है। अब देखो ये ग्राफ डाउन की तरफ ज्यादा गया है, इसका मतलब ये मोर एक्जोथर्मिक है, ये मोर एक्जोथर्मिक है और ये लेस एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक तो दोनों ही रिएक्शन है, लेकिन ये ज्यादा ग्राफ नीचे की तरफ गया है, इसीलिए ये मोर एक्जोथर्मिक होगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ए बी इज फास्टर देन ए बट लेस एक्जोथर्मिक। ऑप्शन सी क्या है? सी डी इज फास्टर एंड मोर एक्जोथर्मिक देन ए बी, बिल्कुल सही बोल रहा है कि सी डी इज फास्टर, सी डी फास्टर होगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा एक्जोथर्मिक होगा ए बी से, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ गया है। फोर्थ में तो 1/2 टाइम्स लिखा है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 163 का सेकेंड नंबर। वन 163 पेज का सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट बन रहा है इज 10 मोल पर लीटर पर मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन दिया है व्हेन 2 मिनट
रेट ऑफ रिएक्शन 12 मिनट पे क्या होगा। इसमें कोई ऑर्डर वगैरह का बात नहीं किया है, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका ग्राफ हमने देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सारे ऑर्डर में ऐसा होते हैं कि समय के साथ अगर रिएक्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमने कुछ मिलाया तो है नहीं, तो समय के साथ रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो t इक्वल टू 2 मिनट पर अगर ये 10 मोल पर लीटर पर मिनट है तो 12 मिनट पे क्या होगा। इसका हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, लॉजिकल बताना है। तो 12 मिनट पे लेस देन क्या होगा, 12 मिनट पे लेस देन 10 होगा, यानी और रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो 12वें मिनट पे ये लेस देन 10 हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ डिक्रीज होगा। तो इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, लॉजिकल बताना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया साक्षी, तुम लोग बनाए हुआ नहीं हो क्या। क्वेश्चन 9th नंबर हम पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ 1 हो जाएगा तो 0.2303। मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी हमें पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो वन स्टेप में प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट्री रिएक्शन का डिफिनेशन लिख लेंगे। द एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट डाउन, एन एलिमेंट्री रिएक्शन, an elementary reaction is a reaction, the elementary reaction is a reaction that can take place in a single step, ऐसा रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एंड cannot broken down further into simpler chemical reaction, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं जो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बना दे, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। उस रिएक्शन को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। दैट रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी का डिफिनेशन है हमारा, द मॉलिक्युलरिटी of an elementary
reaction is the number of reactant molecule, number of reactant molecules taking part in the reaction, taking part in the reaction, taking part in the reaction. Reaction are classified, reaction are classified as molecular, reaction are classified as unimolecular, bimolecular, and so on. इसमें पहला है यूनिमोलिकुलर, unimolecular reaction. If only one molecules is involved, only one molecules is involved, the reaction is said to be, the reaction is said to be unimolecular, unimolecular and first order रिएक्शन. ठीक है, पहले इसको लिखो फिर समझाते हैं. मॉलिक्युलरिटी और एलिमेंट्री रिएक्शन इजी है, इसमें कोई ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें. लिख लिए होगे. देखो मॉलिक्युलरिटी क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है. एलिमेंट्री रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाता है जो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट को बना दे, यानी उसको फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. तो एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप में हो जाता है, कैनॉट ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर केमिकल रिएक्शन. यानी उसको हम 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है जो 2 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है, 4 स्टेप में होता है, तब जाके प्रोडक्ट बनाता है. लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन उस रिएक्शन को माना जाएगा जो एक ही स्टेप में प्रोडक्ट को बना दे, उसके लिए दूसरा स्टेप की रिक्वायरमेंट ना पड़े. दैट रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्युलरिटी. मॉलिक्युलरिटी नाम से भी क्लियर हो रहा है, मॉलिक्युलरिटी यानी कहीं मॉलिक्यूल्स के नंबर से लेना देना है. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइन करेंगे, यानी मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी अगर मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन दिया गया है तो कितने उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट को काउंट करना है. टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी. तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है मॉलिक्युलरिटी का. कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए रिएक्टेंट साइड, डायरेक्ट प्रोडक्ट साइड नहीं लेना है, रिएक्टेंट साइड.
और अगर हम काउंट करेंगे तो हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड केवल एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। रिएक्टेंट साइड अगर एक ही मॉलिक्यूल्स आता है तो हम उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। अगर हमें दो मॉलिक्यूल्स मिल गया तो हम उसको बाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे। अगर तीन मिले तो ट्राई बोलेंगे, लेकिन अक्सर या तो यूनि होता है या तो बाई मॉलिक्यूलर होता है। उसी में से पहला जो डिफिनेशन है वो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या इसका डिफिनेशन है, इफ ओनली वन मॉलिक्यूल्स टेक ओनली वन मॉलिक्यूल्स इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, अगर केवल एक ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, दैट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ध्यान से समझो इसका एग्जाम्पल। यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल क्या है, तो मैं यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मान लो H2O2 ब्रेक हो गया H2O में और हाफ O2 में, तो यहां पर जो रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स है वो एक है, तो हम बोल देंगे इसका मॉलिक्यूलिटी कितना होगा, 1 होगा। और ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है। ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है, क्योंकि एक ही में ब्रेक हो गया है। तो इसका मॉलिक्यूलिटी जो आएगा, इसका जो मॉलिक्यूलिटी आएगा वो 1 आएगा, यानी इसके एक मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। अब ध्यान से समझना अगला स्टेप। हमारे पास अभी तक मैं तुमसे ये बोल रहा था कि हम कोएफिशिएंट को पावर में नहीं ले सकते, यानी ऑर्डर नहीं बना सकते। हमने ये बोला था कि हम कोएफिशिएंट को हम ऑर्डर नहीं बना सकते, ऑर्डर नहीं मान सकते। हम नहीं मानते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, और हम एक्सपेरिमेंटल के लिए हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। हमने ये बोला कि कोएफिशिएंट को ऑर्डर में नहीं लेना है। जैसे हम लिखते समय के ए के पावर, जो पावर में लेते थे, हम अपने मन से हमने बोला था कि कोएफिशिएंट को पावर में नहीं लिया जाता, लिया भी नहीं जाता है। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन वो लिख के दिया कि रिएक्शन, हमें ये नहीं जानना है कौन एलिमेंट्री है, वो लिख के देगा क्वेश्चन में। अगर रिएक्शन मान लो एलिमेंट्री है, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री, कैसे समझ में आएगा कि हमें एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो लिख के देगा, ठीक है। वो लिख के हमें देगा कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है। कि कौन रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है, हमें नहीं मालूम है। और बहुत सारा रिएक्शन, 1000 रिएक्शन है, 2000 रिएक्शन है, हम थोड़े ना मालूम है कि हर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। तो अगर रिएक्शन इज एलिमेंट्री, तो उस केस में हमारे पास एक राइट्स आ जाता है कि हम ऑर्डर को, हम कोएफिशिएंट को हम ऑर्डर बुला सकते हैं, हम कोएफिशिएंट को ऑर्डर ले सकते हैं। उस समय जब क्वेश्चन में लिख के देगा, हमारे पास एक ही समय राइट्स है, जब हमें वो रिएक्शन के लिख के देगा कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, उसी समय हम उस कोएफिशिएंट को ऑर्डर बना सकते हैं। यानी कोएफिशिएंट कुछ और नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। यानी हम मॉलिक्यूलरिटी को ऑर्डर तभी बना सकते हैं जब रिएक्शन में क्या लिख के देगा कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है। और इस केस में मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो इसका हम ऑर्डर 1 ले सकते हैं। और इस केस में मॉलिक्यूलरिटी जो होगा, मॉलिक्यूलरिटी यानी कितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होगा, और उसका होगा 1। यानी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा और ऑर्डर भी 1 होगा। सॉरी, तो सिंपल सा है। क्या इसमें 3 बातें हमने जाना, एक तो मॉलिक्यूलरिटी है, और एक एलिमेंट्री है, और एक ऑर्डर है।
तीन बातें इसमें बताया रहा है। तो एलिमेंट्री किसको बोला जाता है? तो वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। वो लिख के देगा क्वेश्चन में कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है, दूसरे रिएक्शन के लिए जो एक से ज्यादा स्टेप होता है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड नहीं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया है उस रिएक्शन में। तो यहाँ कोएफिशिएंट देखेंगे, कोएफिशिएंट ही मॉलिक्यूलरिटी है, यानी माइंड में सेट कर लेना, कोएफिशिएंट ही मॉलिक्यूलरिटी है। यानी ये बैलेंसिंग करके चेक करना होगा। कोएफिशिएंट ही मॉलिक्यूलरिटी है, यानी इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 है, ठीक है। अक्सर हम अब आते हैं, इसका मॉलिक्यूलरिटी तो हमारा हो गया, अब थोड़ा इसको ऑर्डर से कनेक्ट करते हैं। अक्सर हम बोला करते हैं कि कोएफिशिएंट को पावर में नहीं लेना है, ऑर्डर नहीं लेना है, लेकिन अगर हमारे एक समय हमारे पास राइट्स होता है, क्या? इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है उस समय हम कोएफिशिएंट को यानी मॉलिक्यूलरिटी को हम ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं। तो हमारे पास एक ही बार राइट्स होता है लेने के लिए, जब वो रिएक्शन में लिखा जाए कि एलिमेंट्री है, तभी हम कोएफिशिएंट को ऑर्डर के टर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज किसी दूसरे केस में हम ऑर्डर के कोएफिशिएंट को ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख के दिया है कि एलिमेंट्री है, इसलिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने समय जो ऑर्डर लिया वो इसके कोएफिशिएंट को ले लिया, यानी मॉलिक्यूलरिटी को ले लिया। इस केस में कोएफिशिएंट यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर है और ऑर्डर 1 है। बात क्लियर हो गई? सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। मॉलिक्यूलरिटी और कोएफिशिएंट एक ही बात है, और एलिमेंट्री, और उस केस में हम कोएफिशिएंट को पावर में ले सकते हैं। और भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं जो जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है। जैसे मान लो O3 है, ओजोन। ओजोन जब ब्रेक होता है तो O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? 1 होगा। और रिएक्शन है हमारे पास C2H5I, अगर ये रिएक्शन टूटता है तो बनता है C2H4 प्लस HI, इथाइल आयोडाइन, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे एग्जांपल है जिसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 है। यहाँ कोएफिशिएंट देखोगे तो 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट देखोगे तो 1 है। इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 1। इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 1। तो क्वेश्चन में तो सिंपल सा ही पूछ लेता है कि मॉलिक्यूलरिटी बताओ रिएक्शन का क्या होगा, तो रिएक्शन दिया रहता है, जितना कोएफिशिएंट होगा उतना मॉलिक्यूलरिटी होगा। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर के नाम से हम जानते हैं। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो हम यूनिमॉलिक्यूलर के नाम से जानते हैं। ये तीन एग्जांपल मैंने लिखा, एक एग्जांपल ये, एग्जांपल ये और एक एग्जांपल ये। इसमें तीनों में मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो ये तीनों एग्जांपल जो है वो मॉलिक्यूलरिटी का है। ठीक है, लिख लिए होगे। अब मॉलिक्यूलरिटी में यूनिमॉलिक्यूलर तो हमने देख लिया, अब बाई मॉलिक्यूलर आते हैं। बाई मॉलिक्यूलर में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, या अगर एक ही किया तो उसका कोएफिशिएंट 2 होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बाई मॉलिक्यूलर पे। बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व, द रिएक्शन which involve simultaneous collision of
collision of two species is said to be bimolecular and second order reaction. एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लो C2H5 सॉरी CH3COOH और C2H5 है। अगर हमने इसमें लिया NaOH, ये हो जाएगा CH3COONA और ये हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। यहां दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 1 ऐड कर देंगे तो इसका मोलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लिखे तो हम ये O3 प्लस O ये बन जाएगा 2O2, तो यहां पर मोलिक्युलरिटी 1 और 1 है, तो टोटल मोलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। या ऐसा अगर है 2NO2 डिकम्पोज हुआ और 2NO बना प्लस O2 बना, तो यहां मोलिक्युलरिटी कितना होगा, यहां मोलिक्युलरिटी हो जाएगा 2, यहां मोलिक्युलरिटी हो जाएगा 2। इसको हम बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर, यानी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या अगर सिंगल ही रहे लेकिन उसका कोएफिशिएंट 2 रहे तो उसको हम बाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे। तो द रिएक्शन विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ टू स्पीशीज, ये दो स्पीशीज आपस में कोलाइड करेंगे एक ही बार में, इज सेड टू बी बाई मॉलिक्यूलर और इसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया हुआ है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पार्टिसिपेट किया है और एक यहाँ। मोलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा 2, दोनों का कोएफिशिएंट ऐड कर देंगे, केवल रिएक्टेंट साइड का लेना है, प्रोडक्ट साइड का नहीं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ मोलिक्युलरिटी 2 हो जाएगा। यहाँ एक ही है लेकिन दोनों सेम टाइप का है, यहाँ दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, यहाँ एक ही टाइप के दो है, इसका भी मोलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसीलिए एलिमेंट्री रिएक्शन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हमारे पास ये राइट्स है कि हम इसकी कोएफिशिएंट को पावर में ले सके, और उस समय हम बोल देंगे ऑर्डर बराबर होगा और ऑर्डर 2 आएगा, सेकेंड ऑर्डर आएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी बाई मॉलिक्यूलर को हम बाई मॉलिक्यूलर का मोलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे थे, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, दोनों का रिएक्टेंट का ऑर्डर 2 होगा, दोनों रिएक्टेंट का नहीं, इसका 1 होगा इसका 1 होगा, लिख लो। कैसे लिखेंगे इसका, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और CH3CO C2H5। अब ये एलिमेंट्री है, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट हम क्या लिख लेंगे 1, और ये क्या है NaOH, इसका कोएफिशिएंट क्या लिख लेंगे 1। तो हमें किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं मैं बोल रहा हूं, दोनों का मिला के बोल, ओवरऑल ऑर्डर बोल रहा हूं, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो मोलिक्युलरिटी भी 2 आ गया इसका, और एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर 2 आएगा और मोलिक्युलरिटी भी 2 आएगा। तो मोलिक्युलरिटी 2 आएगा तो क्या नाम देंगे बाई मॉलिक्यूलर। तो इस केस में ऑर्डर और मोलिक्युलरिटी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका भी लिख सकते हो, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, इसके पावर में 2 हो जाएगा,
तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमें मिलते ही ये तुरंत हमारे पास एक राइट्स आ जाता है कि हम कोएफिशिएंट को पावर में ले सके। तो मोलक्युलरिटी कुछ और नहीं है, मोलक्युलरिटी क्या है? मोलक्युलरिटी कोएफिशिएंट का सम है, वो भी रिएक्टेंट साइड का। कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किए हैं वो हमें देखना है, उसी को मोलक्युलरिटी बोला जाता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलक्युलरिटी को हम क्या ले सकते हैं? पावर में ले सकते हैं। यानी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलक्युलरिटी विल बी इक्वल टू ऑर्डर। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल्स भी आपस में टकराते हैं, लेकिन अक्सर तीन वाला नहीं होता है। जितना भी रिएक्शन होता है या तो यूनिमॉलिक्यूलर होता है या तो बाईमॉलिक्यूलर होता है, ज्यादा हमें तीन मॉलिक्यूलर्स देखने को नहीं मिलता है। तो ट्राई मॉलिक्यूलर्स भी होता है, तो हम एक एग्जांपल लिख भी लेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर्स वाला, लेकिन ज्यादा यूनिमॉलिक्यूलर या तो बाईमॉलिक्यूलर होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। मॉलिक्यूलरिटी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। कितने कोएफिशिएंट पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अगर एक मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है तो हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है तो बाई मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और इस केस में ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता है। एलिमेंट्री कहने का मतलब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, इसलिए हम इसके कोएफिशिएंट को पावर में ले सकते हैं। और जब पावर में ले सकते हैं तो जितना ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिक्यूलरिटी होगा। यानी इस केस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों बराबर होंगे। अगर मान लो तीन मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, और तीसरा क्या बोलेंगे? ट्राईमॉलिक्यूलर। ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। Three molecules simultaneously collide in a reaction if three molecules simultaneously collide in a reaction. Collide in a reaction. अगर तीन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, it said to be trimolecular रिएक्शन। ठीक है, इसमें लिख लेंगे ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन सॉल्यूशन और गैस मिक्सचर आर वेरी रेयर। क्या बात बोल रहा है ये? कि तीन मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत कम टकराते हैं, यानी ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत कम हमें देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ द improbability of three molecules entities simultaneously collision. NO प्लस O2। क्या बात बोल रहा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि ट्राई मॉलिक्यूलर जो है बहुत कम देखने को मिलता है,
यानी 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ बहुत कम टकराते हैं, ज्यादा या तो सिंगल मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट बना देता है या 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा टकराते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। तो ट्राई मॉलिक्यूलर में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड इन ए रिएक्शन इज सेड टू बी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन सॉल्यूशन या गैसियस फेज मिक्सचर आर वेरी रेयर, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स इंट्रीज साइमल्टेनियसली, यानी 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन को बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलिटी देखें तो इसका 2 है, इसका 1 है, हमें अलग अलग नहीं बोलेंगे कि इसका 2 है इसका 1 है, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि मॉलिक्यूलिटी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं डिफाइन होगा। तो इसका मॉलिक्यूलिटी जो हो जाएगा उस रिएक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं, तो मॉलिक्यूलिटी हो जाएगा इसका 3, यानी 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पार्टिसिपेट किया और 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ किया, इसका मॉलिक्यूलिटी क्या हो गया, 3 हो गया। हियर मॉलिक्यूलिटी इज 3, ट्राई मॉलिक्यूलर, लेकिन ये बहुत रेयर ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमें देखने को मिलते हैं। अब इस केस में अगर हमें ऑर्डर निकालना होगा तो ये हमें मानना पड़ेगा कि क्या है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, जब भी तुम्हें मॉलिक्यूलिटी का डिफाइन करेगा तो सोच लेना वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। जब भी तुम्हें मॉलिक्यूलिटी बोलेगा कि मॉलिक्यूलिटी इतना है तो ये मान लेना है कि ये एलिमेंट्री है, वो लिखेगा नहीं भी तो मॉलिक्यूलिटी वर्ड नाम आते ही ये एलिमेंट्री बन जाएगा। अब उस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसमें के NO के पावर में 2 और O2 के पावर में 1, इसका कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा, इसका कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा। इस केस में जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर, हम पर्टिकुलर नहीं बात कर रहे हैं, ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो इस केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही नाम लेता है कि मॉलिक्यूलिटी 3 है, ट्राई मॉलिक्यूलर है, तो दिमाग में तुरंत हमें क्लिक करना चाहिए कि रिएक्शन एलिमेंट्री ही है। और उस केस में नहीं, यहां पर हम डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे कि देखो मॉलिक्यूलिटी हम अब यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलिटी अक्सर क्या मॉलिक्यूलिटी कोई फ्रैक्शन में नहीं होता है। हाँ, बैलेंस करते समय हम लिख देते हैं 1/2, लेकिन वो गलत है। हमें ऑर्डर देखो, ऑर्डर 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी जो है वो फ्रैक्शन नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर तो हम बैलेंस करते समय फ्रैक्शन आता है, वो बैलेंसिंग करते समय आता है। एक्चुअल में तुम सोचो कि आधा मॉलिक्यूल इससे टकराएगा क्या, तो मॉलिक्यूलिटी नेगेटिव नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, फ्रैक्शन भी नहीं होता है। मॉलिक्यूलिटी केवल होल नंबर होता है, 1 2 3 4 5। सोचो इसको टकराना है तो आधा मॉलिक्यूल टकराएगा क्या, नहीं ना। ये हम आगे अभी नोट डाल के लिखवाने वाले हैं, तो इतना लिख लिए होगे। तो मॉलिक्यूलिटी सिंपल वर्ड है, जितना कोएफिशिएंट होगा उतना ही क्या होगा, मॉलिक्यूलिटी होगा। यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, बाई मॉलिक्यूलर हो सकता है, ट्राई मॉलिक्यूलर हो सकता है। अब यहाँ नोट डाल के हम लिखेंगे कि ऑर्डर, अब यहाँ वाला ऑर्डर नहीं, जो ओवरऑल ऑर्डर हम बात कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का ऑर्डर में भी क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 ऑर्डर, निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है और फ्रैक्शन आ सकता है। कई बार हमने देखा 1/2 भी लिखा रहा, लेकिन मॉलिक्यूलिटी यहाँ के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, ओवरऑल ऑर्डर ये हमने देखा था अभी तक आते हुए, लेकिन मॉलिक्यूलिटी जो आता है, मॉलिक्यूलिटी जो है वो केवल और केवल होल नंबर होगा। इसमें हम निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है और 0 नहीं हो सकता है। ऐसा होगा क्या कि 0 मॉलिक्यूल टकराया, तो केवल और केवल होल नंबर होगा। तो ये मत बोलना सर बैलेंसिंग करते समय तो 1/2 लिखते हैं, वो बैलेंसिंग करते समय लिखते हैं। अगर नॉर्मली तुम सोचो
कि मोलिकुलरिटी का रियल मीनिंग क्या हुआ, हमने तो बोल दिया कोएफिशिएंट, रियल मीनिंग क्या हुआ, कितना टकराया है। तो NO से हाफ ऑक्सीजन थोड़े टकरा जाएगा। तो इस केस में हमें मोलिकुलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, केवल और केवल होल नंबर होता है। बात हो गई क्लियर। तो हमने यहां पर देखा मोलिकुलरिटी, और देखा हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हमने देखा एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये मतलब मोलिकुलरिटी के पॉइंट्स वगैरह खत्म हो गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है, हम निकाल सकते हैं। चलिए जी, क्लियर बात सबको, हाँ या ना? क्वेश्चन आएगा तो बना ले जाओगे ना, मोलिकुलरिटी वाला। कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उतना उसका मोलिकुलरिटी होगा। ठीक है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, उसका हम कोएफिशिएंट ऑर्डर बना सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लो एक रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो क्या उसका मोलिकुलरिटी 100% 2 होगा? अगर एक रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 2 ऑर्डर 2 है, तो क्या उसका रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 100% 2 होगा? नहीं। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 2 है, अगर किसी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 2 है, तो क्या ऑर्डर 2 होगा कि नहीं होगा? जब मोलिकुलरिटी नाम बोल ही दिया तो एलिमेंट्री उसमें छुप गया है। जब वो मोलिकुलरिटी नाम ले ही लिया है तो उसमें एलिमेंट्री छुप गया है। तो यानी अगर वो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी 2 है, तो 100% ये तय है कि उसका ऑर्डर 2 होगा। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका मोलिकुलरिटी 2 ही हो, क्योंकि वो ऑर्डर हो सकता है कि एलिमेंट्री का ना निकाला हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाला हो। ये बात को ध्यान में रखना। मोलिकुलरिटी से हम ऑर्डर पे आ सकते हैं, लेकिन ऑर्डर से हम मोलिकुलरिटी पे नहीं जा सकते हैं। अगर वो मोलिकुलरिटी नाम लेता है तो ऑर्डर हम बता सकते हैं, क्योंकि मोलिकुलरिटी जब नाम लेता है तो उसमें क्या हिडन हो गया, वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, वो हिडन हो गया। लेकिन अगर नाम लेता है डायरेक्टली कि ऑर्डर 2 है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री ही हो। अब ऑर्डर 2 है तो उसका जरूरी नहीं कि मोलिकुलरिटी 2 ही होगा, हो सकता है कि 1 भी हो। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, लेकिन वो एलिमेंट्री रिएक्शन का हमें छूट। लेकिन अगर ऑर्डर में लिख के दे दिया कि ये एलिमेंट्री है और ऑर्डर 2 है, ये बात तय हो जाएगा कि वो मोलिकुलरिटी उसका 2 ही होगा। लेकिन ऑर्डर में बात लिखता नहीं है, इसका मतलब ये ध्यान में रखना कि मोलिकुलरिटी से ऑर्डर तय किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर से मोलिकुलरिटी तय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने मोलिकुलरिटी पढ़ा और हमने एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा और ऑर्डर पढ़ा। ठीक है, अगर हम इसमें और देखें तो इसमें 4-5 डिफिनेशन और आता है। एक आता है पहला, जब एलिमेंट्री पढ़ लिए हम तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे, यानी वो रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए दैट इज नोन एज एलिमेंट्री, या वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो उसको क्या नाम देंगे? अगर मान लो एक रिएक्शन में हो जाए तो हम उसको एलिमेंट्री बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, 2 स्टेप में हो, रिएक्शन ऑर्गेनिक का कई सारा रिएक्शन जो है मैकेनिज्म एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में होता है, तो वो रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से ही हम समझेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम जानेंगे। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडीएस। ऑर्गेनिक में बहुत आएगा ये आरडीएस, आरडीएस नहीं है, आरडीएस है।
RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट, यानी हम कैसे पहचान लेंगे कि एक रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है और रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है। विच वन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड विच वन इज कैटलिस्ट। चलो स्टार्ट करें। तो हमें ये पढ़ना है, साथ में इसमें हमें मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिया और एलिमेंट्री पढ़ लिया। स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंपल सा है, वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होता हो। जैसे तुम्हें मैं कोलिजन थ्योरी में देख रहे हो कि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, एक स्लो था एक फास्ट था। वो लिख के देता है स्लो फास्ट, हमें जानने की जरूरत नहीं है कौन स्लो है कौन फास्ट है, वो लिख के देगा कि ये स्लो है ये फास्ट है। ऑर्गेनिक में जानेंगे भी तो उसका लॉजिक भी है जानने का, कौन स्लो होता है कौन फास्ट होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक में हम जानेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो राइट डाउन करना। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। तो रिएक्शन दैट occurs, the reaction that occurs in a number of steps, the reaction that occurs in number of steps is known as complex reaction। यानी वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होता हो, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि ईच स्टेप ऑफ complex reaction is an elementary reaction। elementary reaction, और ये यहां पर धांसू पॉइंट है। धांसू पॉइंट कहने का मतलब ये है कि ये लाइन क्या बोल दिया कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर तुम्हें एलिमेंट्री रिएक्शन दिया जाए तो लिख के नहीं देगा कि ये, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया जाए तो वो लिख के नहीं देगा कि एलिमेंट्री है। हमें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप रिएक्शन अपने आप में एलिमेंट्री है, और जैसे ही हम समझ जाएंगे एलिमेंट्री है तो हम हमारे पास एक राइट्स आ जाता है, तो हम उस एलिमेंट्री रिएक्शन का कोएफिशिएंट पावर में ले सकते हैं, यानी उसका कोएफिशिएंट हम ऑर्डर बना सकते हैं। कोएफिशिएंट हम वहां पर ऑर्डर बना सकते हैं। इस चीज ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन जिस केस में एक से ज्यादा स्टेप में होता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। द कंसेप्ट ऑफ molecularity, the concept of molecularity is applied, the concept of molecularity is applied only to an elementary reaction। अभी हमने पढ़ के आए कि मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट कहाँ लगाना है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ऑर्डर भी लेना है तो अपने मन से अगर लेना है तो हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लगाते हैं, नॉट टू दी ओवर ऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी हम अगर
तो ओ रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होता हो, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप अपने आप में क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ClO माइनस। तो हमें ये सब रटना नहीं है, ये एग्जाम्पल वो हमें देगा एक से ज्यादा स्टेप में। ClO माइनस ये एक्वस में ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस, एक्वस में ये रिएक्शन जो है वो यहाँ तुम्हें एक स्टेप में दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 स्टेप में होता है। तो दिस रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है ClO माइनस ClO2 माइनस प्लस Cl माइनस, और दूसरा स्टेप होता है ClO2 माइनस CO माइनस ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। तो दिस रिएक्शन विल बी अकर इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज, ये रिएक्शन अगर करवाना है तो 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप बोले तो स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या हुआ, ये सब लिख के देगा, हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 2ClO माइनस इसमें ब्रेक हुआ, ये यहां से और ये यहां से, दोनों फिर से रिएक्टेंट में फिर से टकराए, और टकराने के बाद क्या बन गया, ClO3 माइनस, और यहाँ क्लोरीन बन गया। अगर हम इसको ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा और ये ओवरऑल आ जाएगा। हम जोड़ नहीं रहे, ये स्टेप 1 हुआ और ये स्टेप 2 हुआ। ठीक है, तो स्टेप अपने आप 1 में क्या है, एलिमेंट्री है। तो कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है। ये तय हो गया बात। और एलिमेंट्री के लिए हम क्या हमारे पास है, हम अगर एलिमेंट्री है तो उसका मोलगिटी बता सकते हैं। मोलगिटी बता सकते हैं, मोलगिटी कितना हो जाएगा, 2। मोलगिटी कितना हो जाएगा, 2। यहाँ मोलगिटी एक एलिमेंट और एक पार्टिसिपेट किया है, मतलब मोलगिटी हो जाएगा 2। ठीक है, अब अरे ऑर्डर के लिए वेट करो 2 मिनट। इसका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, हमने यहां पर ऑर्डर के बारे में बात नहीं किया, सर ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दो यहां पे, अब यहां पर हम बात करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको हम बोलते हैं RDS। अब ध्यान से समझो, यहां समझा रहा हूं। मान लो एक रिएक्शन है, A से B गया, B से C गया, C से D गया। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब दिस वन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में दिया, A से B गया, B से C गया और C से D गया। अब यहां पर लिखा हुआ है ये रिएक्शन स्टेप 1 में है, स्टेप 1 में है, स्टेप 2 में है, स्टेप 3 में है। अब यहां लिखा हुआ है कि ये जो है वो फास्ट है, वो लिख के देगा हमें। ये जो स्टेप है वो स्लो है और ये जो स्टेप है वो फास्ट है। यानी यहां से यहां जाना फास्ट है, यहां से यहां जाना स्लो है,
और यहां से यहां जाना फास्ट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इतना हमें डिस्क्राइब करके देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, और वो इंडिकेट करके दिया है कि फास्ट है और एक स्लो है। तो हम जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अब देखो ये स्टेप अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री। ये रिएक्शन स्टेप क्या है, अपने आप में एलिमेंट्री है। ये अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है। ये अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऑर्डर अगर निकालना है तो ऑर्डर यहां से भी निकाल लेंगे, ऑर्डर यहां से भी निकाल लेंगे, ऑर्डर यहां से भी निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो जब रिएक्शन एक स्टेप में होता था तब हम करते थे। यहां अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो हम ऑर्डर केवल और केवल स्लो स्टेप से निकाला जाता है। यानी हम स्लो स्टेप को बोलते हैं, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज, मैं शॉर्ट में लिख दूं, स्लो स्टेप इज आरडीएस। स्लो स्टेप इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी से ऑर्डर निकाला जाएगा, यानी स्लो स्टेप से ही ऑर्डर निकाला जाएगा, बाकी से तुम ऑर्डर नहीं निकालोगे। तो इससे अगर ऑर्डर निकाला जाएगा तो ये भी अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है। हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और बी के पावर में यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। देखो मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए डिफाइन होगा, मॉलिक्यूलरिटी इसका क्या है, 1 है, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है। तो मॉलिक्यूलरिटी हर एलिमेंट्री के लिए डिफाइन होगा। लेकिन एक से ज्यादा स्टेप में अगर रिएक्शन होता है तो स्लो स्टेप के द्वारा ही केवल रेट हम लिखेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम केवल स्लो स्टेप के द्वारा ही लिखा करते हैं, फास्ट स्टेप के द्वारा हम नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ए के पावर में 1, हम फास्ट स्टेप के द्वारा रेट को डिफाइन नहीं करते हैं। ये माना जाता है कि स्लो स्टेप ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्लो स्टेप इज आरडीएस। हम फास्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं, फास्ट के अकॉर्डिंग हम जरूर एलिमेंट्री है तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फास्ट अगर है, ये केवल कॉम्प्लेक्स के लिए हम बातें कर रहे हैं, फास्ट अगर है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते। स्लो स्टेप के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। स्लो स्टेप इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात हो गई क्लियर। चलो, तो और 2 पॉइंट रह गया है, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट। हमें पहचानना होता है रिएक्शन में